नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नोएडा फेज 2 में वेतन वृद्धि को लेकर प्राइवेट कंपनियों में बीते 3 दिनों से चल रहा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया है और कई गाड़ियों को साथ ही साथ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे यातायात ठप हो गया। इन कंपनियों के श्रमिक अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। नोएडा में अलग अलग जगहों पर कर्मचारियों ने हंगामा और प्रदर्शन किया, जमकर बवाल काटा। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रदर्शन उग्र हो गया। देखते ही देखते कर्मचारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और कंपनियों की संपत्तियों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। कर्मचारियों ने आगजनी करते हुए जमकर बवाल काटा। फेज 2 में होजरी कॉम्प्लेक्स के पास कर्मचारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, तो कुछ कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी बख्शा ही नहीं। कर्मचारियों ने पुलिस की जीप को पलटा, उसमें तोड़फोड़ की और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन की ठीक सामने। आपको वो मेट्रो का ब्रिज भी नजर आ रहा होगा। और अभी जो हालात यहाँ पर एक कंपनी, निजी कंपनी में कर्मचारियों के बीच बनती हुई नजर आई थी। वो लोग सड़कों पर आए थे, लोगों ने इस वक्त जो है लगातार विरोध किया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा। उनकी सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के उन्होंने बात रखी है। इस तरफ अभी ट्रैफिक तो सुचारू हो गया है, लेकिन पुलिस का अमला आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हालात को सामान्य रखा जाए। हालात जो इस वक्त अस्थिर हुए थे वो किसी भी कीमत पर वैसे ना होने पाए, जैसे कि हमने सुबह तस्वीर देखी थी। आपको दिखाना चाहूँगी। अब ये पूरा रोड इस वक्त एक्टिव हो गया है, यहाँ से खोल दिया गया है रास्ता। और ख़ास तौर पर पुलिस कि यही पहली प्राथमिकता है कि यहाँ से किसी भी कीमत पर आवागमन बाधित ना हो और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को आवागमन करने में परेशानियां ना हो। इस मद्देनजर जो है आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर पुलिस का अमला पूरी तरीके से एक्टिव है और नज़र बनाए हुए कोई असामाजिक तत्व किसी कीमत पर यहाँ पर ऐसी कोई कोशिश ना कर सके जिससे हालात बिगड़े। इधर मैं चाहूँगी दिखाने की कोशिश ज़रा हम करें कि यहाँ पर जो बैक एंड पे बातचीत है वो भी चल रही है। प्रशासनिक अमला लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को उनकी बातों को समझा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए स्थिति को कंट्रोल किया जाए। कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कई जगहों पर बवाल बढ़ता देख पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उग्र लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ना तो न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही समय पर पूरा भुगतान किया जा रहा है। ये आज अगर हम नोएडा की तस्वीर देखें तो ये बड़े स्तर का प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन यूं ही छोटा मोटा फिलहाल थमता नजर नहीं आता। जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं, दरअसल ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इलाके में दूर दराज से हर एक क्षेत्र से लोग आकर काम करते हैं अपनी जीवन मर्रा को सुधारने के लिए। रेहड़ी पट्टी से लेकर यहाँ पर अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप बैग लेकर चलते हैं, उन सब का काम यहाँ पर होता है। और लोग देखिए, लोग कहते हैं उनका वेतन बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने की कोशिश उनकी जारी है, प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि कई जगहों पर ये प्रदर्शन बहुत हिंसक भी हुआ। बार-बार तमाम जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से कहा गया कि संयम बरते, आपसे बातचीत की जाएगी, मांगे मानी जाएंगी। कर्मचारियों की मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, ओवर टाइम पर भुगतान किया जाए और कार्य के घंटों को तय नियमों के तहत नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने शोषण पर रोक लगाने की भी मांग उठाई। फिलहाल प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में मजदूरों का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान से देश के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश को मिट्टी में मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसको लेकर कदम उठाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत करते हुए दावा किया है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर नशे का व्यापार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन होगा।
जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। जम्मू के एमए स्टेडियम में 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत करते हुए उपराज्यपाल ने साफ संकेत दिया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नशा तस्करों के नेटवर्क को आर्थिक और कानूनी रूप से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नई मानक संचालन प्रतिक्रिया यानी एसओपी भी लागू की है। जो लोग ड्रग के सप्लाई में हमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ एसएसपी साहब की लीडरशिप में बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंसेस भी रिवोक किए जाएंगे। ऐसे लोगों के रूल के हिसाब से प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जाएगा। और इसके अलावा कल एलजी साहब ने ये भी बताया है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो लोग ड्रग अब्यूज में ड्रग की सप्लाई में पाए जाएंगे उनके खिलाफ वो डॉक्यूमेंटेशन को भी कैसे रिवोक किया जाए लीगली, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन की सख्त कार्य प्रणाली का जिक्र करते हुए बताया कि ड्रग के कारोबारों में शामिल लोगों पर अब सिर्फ केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नशीले पदार्थों के तस्करों की पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनकी सभी चल और अचल संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। इसके साथ ही नशे की तस्करी करने वाले के बैंक खाते फ्रीज कर वित्तीय जाँच शुरू होगी। बड़े तस्करों की पहचान कर उन्हें पुलिस थाना स्तर पर सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा, जिससे दूसरे नशा तस्करों को इससे सबक मिल सके। हम अमर सिंह कॉलेज में डीसी साहब और इसका टीम के साथ श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान लॉन्च किया, 100 डेज कैंपेन। हमारा एक ही मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिया सबको, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग यूज। श्रीनगर पुलिस बहुत टाइम से मजबूत ऑपरेशन कर रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग इकोसिस्टम के खिलाफ, जो भी इसमें पेडलर्स है, स्मगलर्स है, इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सुरक्षा के मोर्चे पर बोलते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने और समाज को अस्थिर करने के हथियार के रूप में किया जा रहा है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए ड्रग भेज रहा है। ये सिर्फ नशा नहीं बल्कि हमारे भविष्य के खिलाफ एक हथियार है। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने पुलिस और एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्दोषों को परेशान न करें, लेकिन दोषियों को भागने ना दें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ किया कि ये लड़ाई सिर्फ प्रशासन के दम पर नहीं जीती जा सकती। उन्होंने पूरे प्रदेश में पदयात्रा और जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान भी किया। महिलाओं से इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेने की अपील की। इसके साथ ही प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ितों के इलाज के लिए जम्मू और कश्मीर नशा विकार उपचार, परामर्श और पुनर्वास केंद्र नियम 2026 को लागू किया। अधिकारियों ने बताया कि अगले 100 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में बढ़ते नशे के खतरे को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, सामूहिक जुड़ाव, कानूनों की सख्ती से पालन और पुनर्वास के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आतंकवाद के बाद अब कश्मीर घाटी में जो है ड्रग पेडलर्स पे शिकंजा कसा जा रहा है, यानी कि नशा मुक्त भारत का अभियान पहले से ही शुरू किया गया है। लेकिन कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू से एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो किया है, जिसमें बताया गया कि जो ड्रग पेडलर्स है उन पे शिकंजा कसा जाएगा। तमाम तर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जाएंगे। जितने भी ड्रग पेडलर्स या ड्रग्स बेचने वाले हैं उनको प्रॉपर्टीज अटैच की जाएगी। उसके बाद आधार कार्ड और पासपोर्ट भी उनका जो है वो कैंसिल किया जाएगा। यानी कि अब ड्रग पेडलर्स पे जो है बराबर वही कार्रवाई होगी जो आतंकवादियों पे यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के साथ हुए एक बड़े धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी, भारी मात्रा में जेवरात और सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत गुरुग्राम और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे अर्थ ग्रुप के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और उनसे जुड़े कई कंपनियों के ठिकानों पर मारे गए।
कार्रवाई के दौरान करीब 6.3 करोड़ रुपए नकद, 7.5 करोड़ रुपए के जेवरात, चांदी की सिल्लियां और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन संपत्तियों में कई बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई 5 एफआईआर के बाद शुरू की थी। आरोप है कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स ने हजारों होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि खरीदारों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स में नहीं बल्कि जमीन खरीदने में किया गया था। ये जमीनें गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में ग्रुप कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे खेल में शेल कंपनियों का सहारा लिया गया। इन कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन किया गया ताकि असली सोर्स को छुपाया जा सके और लेन देन को वैध दिखाया जा सके। इतना ही नहीं, निजी जमीन के सौदे में भी निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल किया गया। और हैरानी की बात यह है कि उन परिवार के सदस्यों को भी भुगतान किया गया जिनकी कंपनी के कामकाज में कोई सक्रिय भूमिका ही नहीं थी। जांच में ये भी सामने आया कि इस तरह खरीदी गई संपत्तियों को बाद में बेच दिया गया और इस पैसे को अलग अलग माध्यम से ठिकाने लगाकर पूरे घोटाले को छुपाने की कोशिश की गई। आरोप है कि कंपनी ने 19,000 से ज्यादा निवेशकों से करीब 2,024 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन ना तो समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए और न ही लोगों को कब्जा दिया। ईडी के मुताबिक निवेशकों की गाड़ी कमाई को प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय जमीन खरीदने, शेल कंपनियों के जरिए घुमाने, निजी खर्चों और परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में आवेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी अब इस पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितना पैसा इस तरह से डाइवर्ट किया गया और किन किन लोगों को इसका फायदा पहुंचा। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही कई और लोगों पर शिकंजा कस सकता है। अर्थ ग्रुप घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नाम और नई परतें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि ईडी की जांच इस घोटाले के मास्टरमाइंड तक कब तक पहुंचती है। इस मामले में अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, विकास गुप्ता और अतुल गुप्ता समेत कई लोगों की भूमिकाएं सामने आई हैं। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश द्विवेदी के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। डिजिटल ठगी के बढ़ते जाल पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन फ्रॉड के एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश योजना के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा था। राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने 82 लाख रुपए की ठगी का खुलासा किया। यह मामला तथाकथित डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा है, जहां आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया और करीब 47,74,000 रुपए ऐंठ लिए। जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मुश्किल हो सके। इस मामले में पुलिस ने बदायूं के रहने वाले गौतम सिंह और फरहान को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कमीशन के बदले अपने और दूसरों के बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। दूसरा मामला 35 लाख रुपए के ऑनलाइन निवेश फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगवाया गया। इस केस में बागपत का अंकुश गिरफ्तार हुआ, जिसने फर्जी फर्म के जरिए रकम ट्रांसफर कराई। पुलिस के अनुसार ये पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और ठगी के लिए फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है। डिजिटल ठगी के मामलों में जालसाज नए नए तरीके अपना रहे हैं। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को इस कदर डराया कि उसने लाखों रुपए खुद ही उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। जालसाजों ने पहले पीड़ित से संपर्क किया और खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित के खिलाफ गंभीर जांच चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के डर से सहमे पीड़ित को आरोपियों ने वेरिफिकेशन और क्लियरेंस का झांसा दिया, भरोसा दिलाया कि अगर वो बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है तो मामला खत्म हो जाएगा। डर और प्रेशर में आकर पीड़ित ने आरोपियों के बताए अनुसार बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन पैसे भेजने के बाद जब संपर्क टूट गया तब उसे ठगी का एहसास हुआ। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को सीधे आरोपियों तक पहुंचाने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया।
ये ऐसे खाते होते हैं जो कमीशन के बदले दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश के भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्राइम ब्रांच डीसीपी आदित्य गौतम जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, डिजिटल अरेस्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस जिस तरह से आपने खुलासा किया है, गिरफ्तार किया है, एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लगातार ऐसे मामले आते हैं कि डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी, किस तरह से टीम ने काम किया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? हमारी साइबर सेल की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। अभी हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 डिजिटल अरेस्ट में शामिल थे। ये करीब 47 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट का मैटर था, जिसमें से करीब 18 लाख से ज़्यादा जो रुपए थे वो एक व्यक्ति के अकाउंट में गए, जिसका नाम गौतम सिंह है। इसे हमने बदायूं से गिरफ्तार किया और इसके साथ ही फरहान को भी हमने बदायूं से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का भी एक केस है 35 लाख रुपए का। ये सारे पैसे एक बैंक अकाउंट में गए जो एक व्यक्ति अंकुश के नाम पर था, और अंकुश को हमने बड़ौद से गिरफ्तार किया है। सर जी, किस तरह से ये लोग डिजिटल अरेस्ट किए थे, और जो फर्जी निवेश वाला मामला है जैसा आप बता रहे हैं, इसमें किस तरह से ये लोगों को लालच देता था, लुभाता था और लोगों के साथ ठगी करता था? देखिए, जैसा आप जानते हैं, डिजिटल अरेस्ट में जो विक्टिम है उसे डरा धमका के पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। ये लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को इम्पर्सोनेट करते हैं जो अक्यूज्ड हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में प्राइमरीली जो विक्टिम है उसे सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच किया जाता है और उसे लालच दिया जाता है कि उसके पैसे डबल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह से इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया गया। सर, इनसे पूछताछ में क्या लगता है कि और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कब से कर रहे थे, कितने लोगों के साथ ठगी किया है, गिरफ्तारियां 3 हुई है, क्या और ज़्यादा होने की संभावना है? जी बिल्कुल, इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। ये करीब 1 साल से भी ज़्यादा से ये काम कर रहे हैं। इसमें और भी लोगों के नाम सामने आए हैं और हम जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना क्राइम ब्रांच डीसीपी आदित्य गौतम, जो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसी बातें या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिससे लोग कहीं न कहीं घबरा जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान कॉल या दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर ना करें। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आने वाले निवेश के लालच और डिजिटल अरेस्ट जैसे डराने वाले कॉल से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजधानी दिल्ली के एम्स में वर्ल्ड पार्किंसंस डे के मौके पर एक अहम प्रेस मीट आयोजित की गई, जहां एक्सपर्ट ने पार्किंसन बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने, नए इलाज और ताजा रिसर्च पर विस्तार से जानकारी दी है। दिल्ली के एम्स के अकादमिक ब्लॉक में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभाग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के जाने माने डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने पार्किंसन रोग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। डॉक्टरों के मुताबिक बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी के मामले में तेजी आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे मरीज के शरीर में कंपन, मांसपेशियों में अकड़न, चलने फिरने में धीमापन और संतुलन की समस्या देखने को मिलती है। डॉक्टर ने बताया कि समय रहते लक्षणों की पहचान और सही इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है मिड ब्रेन में, उसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट्स कॉम्प्लेक्टा। उस पार्ट में जब 80% न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं तब ये सिम्टम्स आना शुरू करते हैं पार्किंसन की। सिम्टम्स के तौर पे हम लोग धीमापन, अकड़ापन और कंपन, ये 3 सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। और बेसिकली इसके साथ एसोसिएटेड मल्टीपल सिम्टम्स हो सकता है, बट बेसिकली मोटर सिम्टम्स ये 3 के बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। अगर देखा जाए कौन सी उम्र में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ अगर हम बोलेंगे तो ब्रेन का कुछ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स ख़राब हो रहा है। तो ख़राब नॉर्मली जितना हम एज करेंगे, जितना बूढ़े होंगे, उतना ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ओल्डर एज ग्रुप में पार्किंसन डिजीज़ कॉमन है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में 6 to 7 डिकेड मतलब 60-70 साल में की उम्र में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, पर ये इंडिया के डेटा के हिसाब से वो थोड़ा 10 साल आगे है, जो मतलब 50-60 साल की उम्र में हम लोग ज़्यादा मरीज देख रहे हैं। पार्किंसन बीमारी एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जो नश के कोशिका हैं जिसमें डिजेनरेशन हो जाती है।
तो एक खास बात यह है कि पार्किंसन बीमारी का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। लीवोडोपा नाम की एक मेडिसिन है जो देने से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स को कुछ समय के बाद ब्रेन का ऑपरेशन जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी या अपोमॉर्फिन पंप या फोकस्ड अल्ट्रासाउंड इस प्रकार का एडवांस ट्रीटमेंट्स भी करना पड़ सकता है जिससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा मेंटेन हो जाए। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स डीबीएस और मेडिकल मैनेजमेंट और पंप थेरेपी तो अभी फ़िलहाल एम्स में अवेलेबल है और शायद कुछ ही दिन में हमारे पास फोकस्ड अल्ट्रासाउंड भी आ जाएगा, तो हमारे देश के सारे मरीजों को इसका राहत मिलने का उम्मीद है। देखो, इसको हम फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे कोई टाके कोई चीर कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो मरीज को हम एक एमआरआई गैंट्री जैसे रख देते हैं और वहाँ पे साउंड वेव्स जो है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके उस एरिया ऑफ ब्रेन को डालते हैं जहाँ पे बीमारी तो पैलिडोटोमी करके है, वहाँ पे जाके एक लीजन करते हैं हम लोग। लेकिन आपको समझना है कि ये पार्किंसन की पहला प्रेफरेंस नहीं है। हम इन्हीं केसेस में करते हैं जिनमें अगर मरीजों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, उन्हीं केसेस में करते हैं। अदरवाइज ये फर्स्ट थेरेपी ऑफ चॉइस पार्किंसंस के लिए नहीं है। इसका जो थेरेपी है फर्स्ट चॉइस है फॉर एसेंशियल ट्रेमर। एसेंशियल ट्रेमर है, कुछ लोगों को बिना पार्किंसन बहुत ज़्यादा ट्रेमर होता है, उनमें हम कर सकते हैं, उसके लिए इंडिकेटेड है। इस मौके पर एक्सपर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले महीनों में एम्स में पार्किंसन के इलाज से जुड़ी नई सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं, जिससे मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। एम्स दिल्ली में पार्किंसन मरीजों के लिए बड़ी तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली अब अगस्त 2026 तक शुरू करने जा रहा है एक नई बिना ऑपरेशन वाली तकनीकी, जिसको बोलते हैं फोकस अल्ट्रासाउंड थेरेपी। न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख पी शरद चंद्रा के मुताबिक यह तकनीकी खासतौर पर उन मरीजों के लिए फायदेमंद होगी जिनके लिए सर्जरी जोखिम भरी है। हालांकि अभी भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ही पार्किंसन का एक इलाज माना जाता है, लेकिन नई एफयूटी तकनीक अब कम समय में बिना चीरा लगाए मरीजों को राहत देने का विकल्प बन सकती है। एम्स का दावा किफायती दरों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे ज़्यादा मरीजों को फायदा मिलेगा। कैमरामैन दिनेश द्विवेदी के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। डॉक्टरों ने बताया कि पार्किंसन का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और थेरेपी के जरिए मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।